हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मौर्य एजुकेशन ऑफिशियल चैनल। मौर्य एजुकेशन के ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम अपना तीसरा चैप्टर करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी का। तीसरा चैप्टर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के बारे में समझा था, जिसमें कृषि की बहुत ज़्यादा बात की गई थी। और ये जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, ये कृषि से रिलेटेड ही है पूरा का पूरा चैप्टर। तो आप यहाँ पे कृषि की सारी समस्याएं और नीतियों के बारे में समझ जाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको आसानी से सारी बातें समझ में आए और आपको चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर का नाम है कृषि की विशेषताएं, समस्याएं एवं नीतियाँ। कृषि की क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या समस्याएं आई, दिक्कतों का सामना हमने किया और उसको सुधारने के लिए हमने कौन कौन सी नीतियाँ या कौन कौन सी तकनीक हमने अपनाई, उसके बारे में हम यहाँ समझेंगे। तो हमारे पास कुल मिला के यहाँ पे 5 टॉपिक है, तो 5 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको पूरे टॉपिक पहले क्लियर करवा देता हूँ। टॉपिक जो है पहला, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, तो मैं आपको बताऊं, किसी भी अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि कृषि आपको कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है। दूसरा पॉइंट है भारतीय कृषि की विशेषताएं। भारतीय कृषि की क्या क्या विशेषताएं हैं, यानी कि हमारे पास उत्पादन कैसा है, पैदावार कैसा है, हमारे पास उन्नत बीज हैं या नहीं है, तकनीक है या नहीं है, इसके बारे में यहाँ जानेंगे। उसके बाद भारतीय कृषि की समस्याएं। भारतीय कृषि की क्या क्या समस्याएं हैं, यानी कि जब हमने कृषि करना शुरू किया तो हमें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उसके बारे में यहाँ जानेंगे। चौथा पॉइंट आपका यहाँ पे है कृषि संबंधी सुधार, यानी कि कृषि को सुधारने के लिए, कृषि को अच्छा करने के लिए हमने कौन कौन से उपाय या तकनीक या नियम लागू किए थे। आपका लास्ट पांचवा पॉइंट है कृषि संबंधी सुधारों की उपलब्धियां और हरित क्रांति। जो हमने कृषि संबंधी सुधार किए उससे हमें क्या क्या फ़ायदे हुए, क्या क्या लाभ मिले और हरित क्रांति क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो बने रहे मेरे साथ। तो यहाँ जो हमारा पहला पॉइंट है वो कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। तो भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत ज़्यादा महत्व रहा है, उसके निम्नलिखित तत्व यहाँ पे हमारे सामने हैं। पहला है सकल घरेलू उत्पाद में योगदान। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी होती है। ठीक है, तो जीडीपी क्या होती है, मैंने आपको बताया था। जीडीपी होती है एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित वस्तुओं को जीडीपी कहा जाता है। ठीक है, वस्तुओं के कुल जोड़ को जीडीपी कहा जाता है। अब कृषि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देता है। जो खेतीबाड़ी है वो आपके जीडीपी में बहुत ज़्यादा योगदान देती है। और नियोजन की अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान विभिन्न वर्षों में लगभग 51 से 17.4% के बीच रहा है। कह रहे हैं कि ना, जो नियोजन का मतलब यहाँ पे है कि हमने पंचवर्षीय योजनाएं चलाई थी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, उसके दौरान जो हमारा कृषि का लेवल है वो धीरे धीरे घटता चला गया। पहले 51% था और अब 17.4% के बीच रह गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि समय के साथ साथ इसमें गिरावट आती रही है और वर्ष 1950 से 51 में यह 51% था और अब 17 से 18 में यह घटकर कितना हो गया है, 17.2% रह गया है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के प्रतिशत योगदान में कमी अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व में गिरावट को नहीं दर्शाती है। कह रहे हैं कि जो समय के साथ साथ कृषि में जो गिरावट आ रही है, इसके जो प्रतिशत में गिरावट आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं होगा कि कृषि में गिरावट हो रही है, यानी कि पैदावार में कमी हो रही है, नहीं। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि कृषि कम नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों को ज़्यादा तीव्रता से बढ़ाया जा रहा है। और आपको पता है कि किसी भी देश को अगर विकसित करना है या किसी भी अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट करना है तो आपको द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों को ज़्यादा बढ़ावा देना पड़ेगा, तो ही वो देश जो है विकास की ओर अग्रसर हो सकता है। तो जो कि यहाँ पे किया गया है। तो अब हमारा जो कृषि पे जो लोग डिपेंडेंट होते हैं वो कितने हैं, मैक्सिमम 17.4% लोग इस समय कृषि कर रहे हैं, इतने प्रतिशत लोग। ठीक है, जो हमारा दूसरा पॉइंट इसमें कह रहा है कि मजदूरी वस्तुओं की पूर्ति का मतलब होता है कि एक मजदूर जो रोजगार जो कमाता है, तो रोजगार किसके लिए कमाता है, ताकि वह अपना जीवन यापन कर सके। तो उसके अंदर मजदूरी वस्तुएं क्या होती हैं, तो मजदूरी वस्तुएं जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं होती हैं। ठीक है, जीवन निर्वाह करने के लिए आवश्यक वस्तुओं को क्या कहा जाता है, मजदूरी वस्तु कहा जाता है। जैसे गेहूँ, चावल, दालें, मक्का, बाजरा, तिलहन आदि, ये सब चीज़ें क्या हैं, आपकी मजदूरी वस्तुएं हैं। तो भारत में कृषि क्षेत्र लगभग 125 करोड़ लोगों को मजदूरी वस्तुएं क्या कर रहा है, उपलब्ध करवा रहा है। तो 125 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भारतीय कृषि द्वारा गेहूँ, चावल, मक्का, दाल, बाजरा, तिलहन जैसी वस्तुओं का फ़ायदा या लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा तीसरा पॉइंट है, कह रहा है कि रोजगार के स्रोत। जो भारतीय कृषि है वो लोगों को रोजगार प्रदान कर रही है। तो लगभग 50% से अधिक कार्यशील जनसंख्या कृषि क्षेत्र में लगी हुई है, यानी कि 50% से ज़्यादा लोग
कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि कृषि भारत में लोगों के जीवन निर्वाह का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी कि लोगों का जो जीवन निर्वाह हो रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, भारतीय कृषि द्वारा किया जा रहा है। तो इसलिए कृषि क्या कर रही है, लोगों का जीवन निर्वाह करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है और लोगों को ज़्यादातर रोजगार प्रदान करवाती है। ठीक है, हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है कच्चे माल की पूर्ति। कच्चे माल की पूर्ति में कह रहा है कि कृषि औद्योगिक कच्चा माल जैसे कपड़ा उद्योग को कपास, तेल उद्योग को तेल बीजों तथा चीनी उद्योगों को गन्ने की पूर्ति करवाता है। अब जो हमारे कृषि है, कृषि औद्योगिक क्षेत्रों को क्या कर रही है, कच्चा माल प्रोवाइड कर रही है, जैसा मैंने आपको बताया था। तो कच्चे माल के रूप में यहाँ पे क्या दे रही है, कपड़ा बनाने के लिए कपास, तेल बनाने के लिए तेल वाले बीज जैसे सरसों हो गया आपका, ठीक है, या तिल हो गया, और चीनी उद्योगों के लिए गन्ना प्रोवाइड करवा रही है। तो कच्चे माल के पूर्तक के रूप में भी कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्रों की समृद्धि के लिए मुख्य रूप से महत्वपूर्ण योगदान देती है। यानी कि जो कृषि क्षेत्र है वो उद्योगों के लिए भी क्या कर रही है, महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। औद्योगिक वस्तुओं की मांग का स्रोत हमारा पांचवा पॉइंट है, औद्योगिक वस्तुओं की मांग का स्रोत। अब जो औद्योगिक वस्तुओं की मांग का स्रोत का यहाँ पे कहा जा रहा है, तो ये क्या है, ये कह रहा है कि जो पूंजीगत वस्तुओं की मांग का मुख्य स्रोत है, यानी कि कृषि क्षेत्र जो है वो औद्योगिक वस्तुओं विशेषतः पूंजीगत वस्तुओं की मांग का मुख्य स्रोत है। मतलब कृषि में आपको पहले से पता आपको कि जब जुताई की जाती है तो हल बैलों द्वारा की जाती है, यानी कि बैल और हल द्वारा उसकी जुताई की जाती थी। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया, हमारे पास नई नई तकनीकें आ चुकी हैं, ट्रैक्टर, थ्रेशर और भी पता नहीं कैसी कैसी आधुनिक मशीनें हमारे पास आज के ज़माने में आ चुकी हैं। तो इनकी डिमांड क्या हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है कृषि के अंदर, है ना। तो ये जो औद्योगिक वस्तुएं हैं, यानी कि पूंजीगत वस्तुएं, वो कृषि में उनकी मांग बढ़ती जा रही है। और कृषि में इनकी मांग इसलिए बढ़ रही है क्योंकि औद्योगिक क्षेत्रों को अधिक से अधिक कच्चा माल चाहिए होता है। तो वो कब प्राप्त हो पाएगा, जब कृषि में उपज या पैदावार जल्द से जल्द की जा सकेगी, उनकी कटाई, बिनाई, छटाई ऐसे जो चीज़ें हैं वो जल्दी हो पाएंगी। तो उसके लिए हमें तकनीक की आवश्यकता पड़ती है, तो वो हमें औद्योगिक क्षेत्रों से प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है, छठा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को योगदान। छठा टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को योगदान, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कृषि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो भारत चाय, जूट, काजू, तंबाकू, कॉफ़ी और मसाले आदि निर्यात करता है, और निर्यात विदेशी विनिमय के स्रोत होते हैं, जिससे भारत को रक्षा सामग्री, कच्चा तेल कच्चा तेल के आयात के लिए आवश्यक होता है। यानी कि अब भारत को भी विदेशों से काफ़ी सारा सामान चाहिए होता है, जैसे कच्चा तेल हो गया, ठीक है, या रक्षा सामग्री हो गई, ठीक है, ये चीज़ें चाहिए होती हैं। और इसी के तहत अन्य देशों को जैसे भारत से चाहिए होता है चाय, काजू, जूट, तंबाकू, ये चीज़ें चाहिए होती है। तो भारत क्या करता है, विदेशों में अपना माल निर्यात करता है और विदेशों से माल आयात करता है। ठीक है, तो ये कृषि के बलबूते पे भी होता है। हमारा सातवां पॉइंट है, सातवें पॉइंट में कह रहा है घरेलू व्यापार में योगदान। घरेलू व्यापार में योगदान यानी कि देश के घरेलू व्यापार में भी कृषि का महत्वपूर्ण योगदान यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या है, कह रहा है यह इस बात से पता चलता है कि भारत में लाखों लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि उत्पादों को खरीदने पर भारी व्यय करते हैं। यानी कि भारत के बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यानी कि लाखों लोग ऐसे हैं जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत के कृषि उत्पादों पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि घरेलू व्यापार में भी भारत की कृषि बहुत ज़्यादा योगदान देती है। ठीक है, आठवां पॉइंट हमारा है यहाँ पे यातायात उद्योग का समर्थन। भारत में कृषि यातायात उद्योग को महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करती है। अब कृषि यातायात क्या होता है, देखो कच्चा माल हो या बनी हुई वस्तुएं हो। तो कच्चा माल की हम बात कर रहे हैं कि जो कृषि है, कृषि से कच्चा माल जो होता है वो आसानी से उद्योगों तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए हमारे पास रेल मार्ग हैं, सड़क मार्ग हैं, यातायात के संसाधन हैं। तो ये जो हमारे पास यातायात के संसाधन है, ये क्या कर रहे हैं, उद्योगों तक कच्चा माल पहुंचाने में हमें समर्थन देते हैं, यानी कि कृषि को समर्थन देते हैं। तो इसलिए कहा गया यातायात उद्योग में समर्थन। उसके बाद हमारा है नौवां पॉइंट
राष्ट्र का धन, देखो इसका मतलब है यहाँ पे कह रहा है कि देश के धन का एक बड़ा भाग कृषि क्षेत्र से संबंधित है। यानी कि देश का जितना भी धन है उसका एक बड़ा भाग कृषि क्षेत्र में लिप्त हो जाता है, लग जाता है। जैसे सिंचाई के लिए छोटी तथा बड़ी परियोजनाओं पर ज़्यादा निवेश करना, ठीक है। और संक्षेप में अगर हम यहाँ पे कहें तो कई करोड़ रुपए हम खर्च कर चुके थे, कई करोड़ रुपए हम खर्च कर देते हैं कृषि क्षेत्र में, ठीक है। संक्षेप में यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हमारी कृषि है, कृषि जो क्षेत्र है ये उद्योगों की नींव है, और औद्योगिक क्षेत्र जो है वो कृषि पे डिपेंडेड है। अगर कृषि में अगर कोई भी मंदी पाई जाती है या कृषि के उत्पाद में अगर कोई कमी पाई जाती है तो इससे हमारे जीडीपी प्रभावित हो जाती है। जीडीपी प्रभावित इससे हो जाती है क्योंकि उत्पादन क्षेत्र को कच्चा माल चाहिए होता है, तो जो कच्चा माल मिलेगा वो कृषि से मिलेगा। लेकिन जब कृषि में पैदावार कम हो जाएगी तो कच्चा माल कम होने की वजह से उत्पादन भी कम हो जाता है, तो इसलिए जीडीपी भी प्रभावित हो जाती है। इसलिए अधिकतर पैसा या अधिकतर धन हम प्राथमिक क्षेत्रों पर खर्च किया करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, दूसरा टॉपिक, इसमें कह रहा है कि भारतीय कृषि की विशेषताएं, जो हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे अब। तो भारतीय कृषि की विशेषताओं में पहला हमें पॉइंट दे रखा है निम्न उत्पादकता। उत्पादकता से अभिप्राय प्रति हेक्टेयर भूमि के उत्पादन से, यानी कि 1 हेक्टेयर पर कुल कितना उत्पादन किया जा रहा है। विश्व के उन्नत देशों की तुलना में भारत की कृषि उत्पादकता बहुत निम्न है। यानी कि अगर हम उन्नत देशों की बात करें, विश्व में उन्नत देश जितने भी उनकी अगर हम बात करें तो उसकी तुलना में जो भारत का जो कृषि उत्पादन है वो बहुत कम है। तो वो कुछ इस प्रकार से यहाँ नीचे डेटा दिया गया है। डेटा हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्या कहा जा रहा है। हम देखेंगे, डेटा देखेंगे। यहाँ पे फसल दे रखा है, देश दे रखा है और उत्पादकता प्रति हेक्टेयर दे रखा है। तो फसल में चावल, गेहूँ, मक्का, और देश में चावल में जो है, चावल भारत में जो चावल होता है वो 3.6 टन होता है प्रति हेक्टेयर, और चीन में 6.8 टन होता है, और वियतनाम में 5.8। तो आप देख रहे हैं कि वियतनाम और चीन दोनों में ही भारत की तुलना में अधिक है। और विश्व का औसत अगर देखा जाए तो 4.5। और गेहूं की बात करें हम तो गेहूं जो है भारत में 3.1 है प्रति हेक्टेयर टन। और क्या नाम है, चीन की अगर बात करें तो चीन में 6.5 है, जो कि भारत से काफ़ी ज़्यादा है। यूके की बात करें, यूके में 9.0 है, और विश्व के औसत की बात करें 3.3, ठीक है। तो मक्का की बात करते हैं। मक्का जो है भारत में 2.6, चीन में 5.8। आप देख रहे हैं कि चीन में अभी भी ज़्यादा है, और यूएसए में 10.7, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो आप देख रहे हैं भारत का अगर हम देखेंगे तो भारत में जो है चीन, वियतनाम और यूएसए और यूके की तुलना में भारत में कृषि का उत्पादन बहुत कम मात्रा में है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमारे उसी पॉइंट में कुछ बातें रह गई हैं, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि निम्न उत्पादकता पिछड़ेपन का चिन्ह है। अगर उत्पादन कम हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कृषि आपकी पिछड़ी हुई है। चूँकि कृषि क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र के लिए मांग का सृजन करती है, यानी कि जो कृषि क्षेत्र है वो औद्योगिक क्षेत्रों को कच्चा माल प्रोवाइड करती है, इसलिए कृषि क्षेत्र के पिछड़ने के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि भी धीमी हो जाती है। अगर कृषि क्षेत्र अगर धीमा पड़ जाएगा, पिछड़ जाएगा, तो औद्योगिक क्षेत्र जायज़ सी बात है वो भी धीमा पड़ जाएगा, यानी हमारा जीडीपी कम हो जाएगा, उत्पादन कम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है दूसरा वो है छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी बहुत ईजी टॉपिक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा छिपी हुई बेरोजगारी क्या कहते हैं, किससे कहते हैं। बाकी मैं अभी पढ़कर समझाता हूँ कि छिपी हुई बेरोजगारी क्या है। देखो मेन जो है वो मैं आपको बता दूं कि छिपी बेरोजगारी होती क्या है। छिपी बेरोजगारी होती है जिसके अंतर्गत लोगों की आवश्यकता कम होती है पर वहाँ ज़्यादा लोग कार्य कर रहे होते हैं, तो उसे बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। देखने में तो लगता है कि सभी लोग कार्य कर रहे हैं, बट लेकिन अगर उसमें से कुछ लोगों को हटा भी दिया जाए तो उसके उत्पादन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि एक खेत में 6 लोगों की आवश्यकता है लेकिन वहाँ पे 8 लोग काम कर रहे हैं, तो अगर वहाँ से 2 लोगों को हटा दिया जाए तब भी उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो वहाँ पे वो 8 के 8 लोग देखने पर लगेंगे कि रोज़गार हैं, यानी कि उन्हें रोज़गार प्राप्त है, परंतु वहाँ पे सिर्फ 6 लोगों का ही रोज़गार था, तो जो 2 लोग हैं वो छिपी हुई बेरोज़गारी के शिकार हैं। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। कह रहा है छिपी हुई बेरोज़गारी एक ऐसी स्थिति को कहा जाता है जिसमें बेरोज़गारी गुप्त रूप होती है, और यह तब उत्पन्न होती है जब भूमि के एक निश्चित टुकड़े पर काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या उनकी आवश्यकताओं से अधिक होती है। अतः बाहरी तौर पर सभी लोग कार्यरत दिखते हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि उसमें से कुछ व्यक्ति बेरोज़गार होते हैं, क्योंकि यदि उनमें से कुछ को वहाँ से निकाल दिया जाए तो भी उत्पादन पर कोई
कमी नहीं होगी। और छिपी हुई बेरोजगारी भारतीय कृषि की एक विशिष्ट विशेषता है और यह निर्धनता तथा पिछड़ेपन को दर्शाती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है। छिपी हुई बेरोजगारी यही होती है कि जहाँ पे लोगों की आवश्यकता तो कम होती है लेकिन आवश्यकता से अधिक लोग वहाँ पे कार्य कर रहे होते हैं, तो उसे बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। अगला जो हमारा टॉपिक है तीसरा, इसमें कह रहा है कि वर्षा पर निर्भरता। वर्षा पर निर्भरता, आपको पता है कि हमारे पास पहले सिंचाई का संसाधन नहीं हुआ करता था, तो इससे हम पहले वर्षा पर ज़्यादा डिपेंड रहा करते थे। वर्षा पर अधिक निर्भरता का मतलब यहाँ पे यही है कि भारतीय कृषि वर्षा पर अधिक निर्भर रहती थी और इसके अनुरूप फसल उत्पादन बहुत ही अनिश्चित होती थी। अनिश्चित का मतलब बहुत ही कम मात्रा में हो पाती थी। अच्छी वर्षा का अर्थ है कि अच्छी फसल और कम वर्षा का अर्थ है कि कम फसल। यानी कि जो भारतीय कृषि थी वो वर्षा पर ज़्यादा डिपेंड रहती थी क्योंकि उस समय हमारे पास सिंचाई के संसाधन उपलब्ध नहीं थे। तो अगर भारी वर्षा हो गई तो उत्पादन बहुत अच्छा होगा, अगर अच्छी वर्षा नहीं हुई तो उत्पादन कम होगा। और इसके परिणाम स्वरूप जो हमारे उद्योग थे वो भी धीरे धीरे कम हो जाते थे, यानी उनका उत्पादन भी कम हो जाता था जब अगर अच्छी वर्षा नहीं हुई, क्योंकि उत्पादन ही कच्चा माल नहीं मिलेगा तो जीडीपी भी अच्छी नहीं हो पाएगी। निर्वाह खेती एक बार फिर, निर्वाह खेती जो है वो भारत में निर्वाह खेती एक उन्मुख भारत में निर्वाह खेती उन्मुख है। इसका अर्थ है कि किसान का प्राथमिक उद्देश्य अपने परिवार के जीवन निर्वाह के लिए उत्पादन करना होता है, न कि लाभ कमाने के लिए। यानी कि ज़्यादातर जो किसान थे वो उस समय सिर्फ जीवन निर्वाह करने के लिए खेती बाड़ी किया करते थे, न कि लाभ कमाने के लिए। अब लाभ कैसे कमाया जाता है? व्यापारिक खेती करके आप लाभ कमा सकते थे। तो व्यापारिक खेती उस समय बहुत ही कम मात्रा में की जाती थी, क्योंकि उस समय जो लोग थे वो ज़्यादातर संसाधन न होने की वजह से लोग सिर्फ यही चाहते थे कि जीवन निर्वाह होने के लिए, यानी गुजर बसर होने के लिए किसी तरीके से खेती बाड़ी कर ली जा सके, बस हो गया। अगला जो हमारा टॉपिक है उसमें है पांचवा टॉपिक कह रहा है आधुनिक आगतों का अभाव। अब आधुनिक आगतों का अभाव का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास कोई टेक्निकल चीज़ नहीं थी, यानी कि हमारे पास कोई तकनीक संसाधन ये सब चीज़ें नहीं थी हमारे पास। इसके बारे में बात करेंगे अभी अंदर। देखो, कह रहे हैं कि आधुनिक आगतों जैसे रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग बहुत कम किया जाता है। इसका मुख्य कारण भारत में अधिकतर किसानों के निर्धन होना है। यानी कि ज़्यादातर किसान क्या थे? निर्धन थे, उनके पास धन नहीं होता था, वो ऋणग्रस्त हुआ करते थे। तो इसलिए उस समय आधुनिक आगतें हमारे पास नहीं थी। आधुनिक आगतों का मतलब जैसे रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ, ये चीज़ें हमारे पास उस समय उपलब्ध नहीं हो पाती थी और उससे उत्पादन कम होता था और उत्पादन कम होने के कारण पिछड़ापन आ जाता है। तो पिछड़ने का जो कारण था वो ये था एक। उसके बाद हमारा है छठा पॉइंट, लघु जोतें। तो लघु जोतों का यहाँ पे क्या कह रहे हैं? लघु जोतें भारतीय कृषि की एक अन्य विशेषता है। लघु जोतें समृद्धि की प्रक्रिया में दो प्रकार से रुकावट डालती हैं। अब लघु जोतें जो हैं वो समृद्धि की प्रक्रिया में दो प्रकार से रुकावट डालती हैं। इसके बारे में हमें अभी उससे पहले हम समझ लें कि लघु जोतें क्या होती है। तो लघु जोतों का मतलब होता है खेती के लिए किसानों की भूमि का आकार छोटा होना, यानी कि किसानों के पास भूमि का आकार बहुत कम होता था खेती बाड़ी करने के लिए। इसलिए जो हमारे दो पॉइंट वो ये हैं, कह रहे हैं कि कृषि का यांत्रिकरण कठिन हो गया तथा यानी यांत्रिकरण का मतलब यहाँ पे क्या होता है? मशीनों का प्रयोग। उसमें मशीनों का प्रयोग कम होता था क्योंकि हमारे पास ज़मीनें छोटी हुआ करती थी। और अगला पॉइंट जो कह रहा है कह रहा है कि सीमांत खेती निरंतर ही लाभ के लिए उद्यम के स्थान पर निर्वाह का स्रोत बनी हुई थी। यानी कि जो हमारे पास कम खेती है तो कम खेती की वजह से हम लाभ के लिए खेती बाड़ी कम करते थे, बल्कि जीवन निर्वाह के लिए ज़्यादा किया करते थे, क्योंकि हमारे पास खेती बाड़ी उस समय कम होती थी। तो कम होने के लिए हम सिर्फ ये चाहते थे कि हमारा जीवन निर्वाह ही हो जाए, वही बहुत है, लाभ के लिए हम खेती नहीं कर सकते हैं। आगे भी फिर हमारा जो टॉपिक है उस पर जाते हैं। तो अगला टॉपिक जो हमारा है सातवां टॉपिक, इसमें कह रहा है कि भूस्वामी पट्टेदार संघर्ष। तो भूस्वामी पट्टेदार संघर्ष क्या है? जो बच्चों मैंने आपको बताया था एक बार कि भूस्वामी तथा जमींदार और किसान, यानी उसे जोतने वाले के बीच में चौड़ी खाई, ये वही पॉइंट है यहाँ पे दे रखा है। जो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो भूस्वामी और पट्टेदार हैं, तो भूस्वामी और पट्टेदार कौन होता है? भूस्वामी होता है जमींदार, पट्टेदार होता है जो उसे किराए पर यानी कि लगान पर लेकर क्या करता है, उसमें खेती बाड़ी करता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भूस्वामी कभी भी खेती बाड़ी करने के लिए खेतों में नहीं आते थे, क्योंकि वो भूस्वामी हुआ करते थे। बस पट्टेदार उनसे किराए पर ज़मीन लेकर, यानी कि किराए पर खेत लेकर उस पर खेती बाड़ी किया करते थे और स्वामियों को बड़ा हिस्सा दे देते थे। जो भूस्वामी क्या करते थे?
उस खेतीबाड़ी का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले जाते थे और पट्टीदारों के पास निम्न भाग ही प्राप्त हो पाता था। तो निम्न भाग प्राप्त होने के कारण वो सिर्फ जीवन निर्वाह खेती ही करना चाहते थे। जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो ज़मींदार होते थे, ज़मींदार हमेशा क्या करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उपज ले जाते थे किसान की, और सिर्फ कुछ प्रतिशत हिस्सा ही उसे दिया करते थे, जिससे सिर्फ उसका जीवन निर्वाह ही हो पाता था। और भूमि के सुधार के लिए या भूमि की उच्च गुणवत्ता के लिए कभी भी ज़मींदार काम नहीं किया करते थे। सारा का सारा जो पैसा लगता था वो किसान का ही लगता था, लेकिन जब उपज पैदा होती थी तो उससे आधे से अधिक हिस्सा ज़मींदार स्वयं ले जाता था उसका लगान के तौर पे। 8वां पॉइंट हमारा है पिछड़ी तकनीक। पिछड़ी तकनीक से आप समझ रहे हैं कि पिछड़ी तकनीक का मतलब यहाँ पे क्या हो गया। पिछड़ी तकनीक जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि ये जो किसान है वो हल के द्वारा यानी कि बैलों के द्वारा खेतों को जोत रहे हैं, कि हमारे पास उस समय ट्रैक्टर और थ्रेशर जैसी मशीन उपलब्ध नहीं थी। पिछड़ी तकनीक का मतलब यहाँ पे यही है कि हमारे पास संसाधन उपलब्ध नहीं थे। बाकी हम अंदर पढ़ लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा फिर। तो देखो अंदर क्या कह रहा है, कह रहा है कि चूँकि भारत में अधिकांश खेती छोटे आकार के होते हैं, अधिकांश खेत छोटे आकार के होते हैं और उस पर खेती करने वाले अधिकांश किसान निर्धन रहते हैं, अतः पिछड़ी तकनीक का उपयोग करना उनकी बाध्यता है। कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो किसान हैं उनके पास ज़मीन छोटी हुआ करती थी और वो निर्धन हुआ करते थे, उनके पास पैसा नहीं होता था, इसलिए वो बाध्यकृत थे कि वो पुरानी तकनीक को इस्तेमाल करें, यानी नई तकनीक का उपयोग वो नहीं कर पाते। तो उनके पास उतना धन नहीं होता था कि वो नई तकनीक का उपयोग कर सकें, उसे खरीद सकें। आज भी ये आधुनिक उपकरण जैसे ट्रैक्टर तथा हार्वेस्टर मशीनों की बजाय पशु शक्ति, मानव शक्ति पर अधिकतर निर्भर रहते हैं। कि आज के टाइम पे भी जो जो किसान निर्धन है या जिनके पास अधिक पैसा नहीं है, वो मानव शक्ति पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं बजाय इसके कि ट्रैक्टर और हार्वेस्टर मशीन पर। इसलिए उत्पादकता निम्न बनी रहती है, और उत्पादकता निम्न होने के कारण जो भारत की कृषि है वो पिछड़ी हुई पाई जाती है। ठीक है, अंदर भी इसके अंदर और नीचे भी जो है उसके अंदर भी यही कहा जा रहा है, तो आप इसे पढ़ लें और आपको समझ में आ जाएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है, हम उस पर टॉपिक पे चलते हैं। थर्ड टॉपिक हमारा है, तो थर्ड टॉपिक है भारतीय कृषि की समस्याएं। कि भारत की कृषि की क्या समस्याएं, नहीं जब हम खेती बाड़ी कर रहे थे तो हमारे सामने क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। तो उन समस्याओं में जो पहली समस्या हमारे पास है वो है सिंचाई के स्थायी संसाधनों का अभाव, जो कि मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूँ पहले वाले चैप्टर में, कि हमारे पास सिंचाई का कोई संसाधन नहीं था। ट्रैक्टर, नलकुंभ, नहरें या कोई तालाब, इस तरीके की हमारे पास कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी जिससे हम सिंचाई कर सकें। हमें भारी वर्षा पर ही निर्भर रहना पड़ता था, हमारे पास कोई जलाशय उपलब्ध नहीं था। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो आज तो सरकार भी हमें जैसे कि रेन वाटर को इकट्ठा करने के लिए हमें सहायता देती है, या बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए हम एक तालाब सा, पौंड सा बनाते हैं, उसके लिए भी हमें वो पैसा देती है। अगर आप किसान हैं तो आप जानेंगे इसको अच्छी तरीके से, समझते होंगे जो मैं कह रहा हूँ। बाकी अंदर हम पढ़ लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा कि सिंचाई का अभाव का क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। देखो अंदर भी इन्होंने यही बात कह रही है कि भारत में फसल खेती अधिकांश रूप से वर्षा पर निर्भर करती है। सिंचाई के स्थायी संसाधन का अत्यंत अभाव है। वर्षा के जल पर निर्भरता भारतीय कृषि को बहुत अधिक असुरक्षित या संवेदनशील बना देती है। अच्छी वर्षा होने से ही फसल अच्छी होती है, जबकि सूखे के कारण उत्पादन में काफ़ी हानि होती है। कह रहे हैं कि हमारे पास कोई सिंचाई का अच्छा संसाधन नहीं है, इस कारण से हमारी फसलें कई बार सूखी पड़ जाती हैं, हमें फिर सूखा पड़ जाता है खेतों में। लेकिन अगर भारी वर्षा हो गई, अच्छी वर्षा हो गई, तो हमें अच्छी फसल भी मिल जाती है। और कह रहा है कि भारतीय कृषि को सुधारने के लिए सबसे पहला काम यह है कि सिंचाई के स्थायी संसाधन हमें स्थापित करने पड़ेंगे। अगला जो टॉपिक है हमारा वह है वित्तीय का अभाव, यानी कि जो भारतीय कृषक थे इनके पास पैसों की कमी यानी पूंजी की कमी पाई जाती थी। ये ज़्यादातर ऋणग्रस्त रहते थे। ये लोग बड़े बड़े साहूकारों से हमेशा ऋण लिया करते थे अपनी खेती बाड़ी को डेवलप करने के लिए। बाकी हम इसके आगे पढ़ते हैं, इसमें जो लिखा हुआ है देखो अंदर कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि अपनी अधिकांश वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें छोटे किसानों को गैर संस्थागत स्रोतों पर जैसे महाजन, साहूकार, भूस्वामी, इन पर निर्भर रहना पड़ता था, और इनसे अत्यधिक ब्याज दर पर इन्हें पैसा लेना पड़ता था, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई
संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं थी, जैसे बैंक वगैरह हो गए, ये उस समय उपलब्ध नहीं थी। तो इसलिए किसानों के पास वित्त का अभाव होता था, यानी कि पूंजी का अभाव होता था। और उधार की उच्च लागत किसानों को निर्धनता के दुष्चक्र में फंसा देती थी। अब जब उधार ज़्यादा हो जाता था तो किसान उसी चक्र में फंसे रहते थे, क्योंकि अपना उधार चुका नहीं पाते थे। फसल अच्छी ना होने के कारण, क्योंकि हमारे पास कोई संसाधन या तकनीक थे नहीं और पैसा भी नहीं था, तो इस चक्कर में फसल भी अच्छी नहीं होती थी। जब फसल अच्छी नहीं होती थी, हम अपना उधार चुका नहीं पाते थे और इसलिए हम उसके दुष्चक्र में फंसे रह जाते थे। अगला जो टॉपिक है हमारा तीसरा, परंपरागत दृष्टिकोण। मेरे ख्याल में बच्चों आपको लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करने से मुझे मालूम पड़ता है कि मेरी वीडियो में क्या कमी रह गई है या फिर क्या चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हो, ताकि मैं आगे और अच्छा कर सकूँ। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं हम। हमारा जो तीसरा पॉइंट है इसके अंदर कह रहा है परंपरागत दृष्टिकोण। तो परंपरागत दृष्टिकोण का मतलब क्या है यहाँ पे अभी पढ़ते हैं। देखो, परंपरागत दृष्टिकोण का मतलब यहाँ पे है कि आज भी जो किसान है उनका जो दृष्टिकोण है, यानी कि उनकी जो समझ है, उनकी समझ सिर्फ इतनी है कि अभी भी हम जीवन निर्वाह खेती करें। ठीक है, ज़्यादातर लोग व्यापारिक खेती ना करने के बजाय जीवन निर्वाह खेती कर रहे हैं। अब जीवन निर्वाह खेती को कर रहे हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा जीवन निर्वाह हो जाए, हमें लाभ से कोई हमारा लाभ कमाने का कोई उद्देश्य नहीं है। और इसलिए हमारा जो कृषि क्षेत्र है वो और ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। अंदर आप इसके टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे तो आपको यही मिलेगा कि जो किसान है वो लाभ के उद्देश्य से खेती बाड़ी नहीं कर रहा, वो सिर्फ जीवन निर्वाह करने के लिए खेती बाड़ी आज भी लोग करते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जो हमारी कृषि है वो पिछड़ी हुई पाई जाती है। देखो, अगला जो हमारा टॉपिक है कह रहा है छोटी तथा बिखरी जोतें। पहले के टाइम पे हमारे पास जो खेती बाड़ी थी वो काफ़ी बिखरी हुई थी। कह रहा है कि छोटी तथा बिखरी जोतें, हमारे पास ज़मीन का हिस्सा ही बहुत कम होता था और बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारी खेती बाड़ी बिखरी हुई थी। बिखरी होने का मतलब होता है कि एक स्थान पे हम कभी कभी खेती बाड़ी नहीं करते थे, हमें हमेशा कई मतलब कि हमारे जो खेती बाड़ी थी वो बटी हुई होती थी अलग अलग स्थानों पे। तो कह रहा है कि भारत में जोतें ना केवल छोटी अपितु बिखरी हुई थी और छोटी जोतें आधुनिक तकनीक का उपयोग करने की अनुमति नहीं देती। अगर आपके पास छोटी ज़मीन है तो वहाँ पे आधुनिक तकनीक इस्तेमाल नहीं की जा सकती है या नहीं हो पाती है। बिखरी जोतों के कारण प्रबंध की लागत बहुत अधिक बढ़ जाती है और यह कृषि के पिछड़ेपन होने का या निर्धनता में योगदान देती है। अब जो बिक्री जोतों की वजह से क्या होता है, जो हमारी लागत है वो बढ़ जाती है। प्रबंध लागत का मतलब होता है कि फसल को लगाने से लेके काटने तक का जो, यानी कि उगाने से लेके काटने तक का जो हमारी लागत होती है वो धीरे धीरे बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से हमारी जो निर्धनता है वही बढ़ जाती है और पिछड़ापन भी क्या होता है, अधिक हो जाता है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है शोषक कृषक संबंध। तो ये क्या है बच्चों, देखो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब भी सेम ऊपर वाला पॉइंट था जो मैंने आपकी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि किसान और जमींदारों के बीच जो मतभेद रहता है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। कह रहा है कि शोषक कृषक संबंध, मतलब कि जो किसान के जो शोषक थे वो बहुत ज़्यादा थे। जैसे कि भूस्वामी जो थे वो किसान के शोषक थे एक तरीके से, यानी कि वो किसान का शोषण करते थे। कैसे? पट्टेदार थे, यानी कि जो भूस्वामियों से ज़मीन किराए पर लेकर वहाँ पे काम करते थे, खेती बाड़ी करते थे, उनकी खेती का अधिकांश हिस्सा जमींदार ले जाते थे। तो और जमींदार कभी भी खेतों में काम करने के लिए नहीं आया करते थे। ठीक है, ज़्यादातर उस पर खेती बाड़ी कौन करता था? पट्टेदारी करता था, लेकिन उसके बावजूद अधिकांश हिस्सा वो ले जाते थे और उस पैसे को वो अपने जीवन की विलासिता वस्तुओं में हमेशा इस्तेमाल करते थे। कभी भी उन्होंने कृषि को बढ़ाने के लिए या कृषि में उन्नति लाने के लिए उस पैसे को खर्च नहीं किया और इस वजह से जो किसान का शोषण जो है वो बढ़ता चला गया और किसान का मनोबल टूटता गया। तो किसान सिर्फ निर्वाह खेती पर ही अपना ध्यान केंद्रित करता रहा। ठीक है, इसके अगला टॉपिक पढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो आप इससे पढ़ सकते हैं, कोई डाउट है तो मुझसे पूछिएगा। देखो, अगला जो हमारा छठा टॉपिक है उस पर कह रहा है व्यवस्थित विपणन प्रणाली का अभाव, यानी कि हमारे पास कोई बाज़ार अच्छा नहीं था, हमारे पास कोई अच्छा बाज़ार नहीं था। जो कृषि था वो उनके पास अव्यवस्थित विपणन प्रणाली थी, यानी कि जो छोटे किसान थे, छोटे किसानों की बहुत बड़ी संख्या आज भी अपने उत्पादन को स्थायी मंडियों में कम कीमत पर बेच रहे हैं और ऐसा करना उनकी व्यवस्था भी है। क्यों? क्योंकि इन्होंने साहूकारों से, जमींदारों से और ये जो मध्यस्थों से जो लोन ले रखा है, यानी कि जो ब्याज दरों पे जो पैसा ले रखा है, इस कारण मजबूरन उन्हें क्या करना पड़ता है, अपनी फसलों को इन लोगों को ही बेचना पड़ता था और ये लोग मंडियों में
उसकी अच्छी कीमत उठा लेते थे और किसानों को कम कीमत दिया करते थे। संक्षेप में कह रहा है, भारत में कृषि को उन अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो फसलों के उत्पादन से लेकर विक्रय तक सामने आती हैं। उत्पादन के स्तर पर आधुनिक आगतों का विवेकपूर्ण प्रयोग नहीं किया जाता है और जिसके कारण उत्पादकता निम्न बनी रहती है। कह रहा है विवेकपूर्ण प्रयोग नहीं किया जाता। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जो कृषक किसानी कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, उसमें कभी वो अपना दिमाग लगाकर कभी भी खेती बाड़ी नहीं करता है। वो सिर्फ क्या करता है कि पैदावार डाल दी, यानी कि बीज डाल दिए, अगर वर्षा होगी तो अच्छी उपज होगी, वरना नहीं। वो कभी मौसम के हिसाब से या किसी विशेषज्ञ के हिसाब से कभी काम नहीं करते थे, तो इसलिए उनकी फसल भी कई बार अच्छी नहीं होती थी और उन्हें मजबूरन क्या करना पड़ता था, मध्यस्थों को ही अपना माल बेचना पड़ जाता था, तो उन्हें अपनी फसल की अच्छी कीमत भी नहीं मिल पाती थी, इसलिए उनका शोषण होता था। और यही कारण है कि उनकी जो खेती बाड़ी थी वो पिछड़ी हुई भी थी और वो निर्धन भी थे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जो है यहाँ समाप्त होता है। आप ये पॉइंट पढ़िएगा, अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे पूछिएगा। और ये वीडियो हमारी आज यहाँ एंड हो रही है, क्योंकि ये 31 मिनट की हो चुकी है, ये काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है। आपको कोई भी क्वेरीज़ या कोई भी दिक्कत आती है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए, आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो। और जब तक कमेंट नहीं करेंगे मुझे मालूम नहीं पड़ता है कि आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है नहीं आ रही। आप मुझे कमेंट करिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी करेंगे तो भी मुझे समझ में आएगा कि हाँ मेरी वीडियो अच्छी चल रही है। कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो मुझे ज़रूर कहिए, ताकि मैं इसको सॉल्व कर सकूं और आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो बना सकूं। अगला जो हमारा टॉपिक रह गया है कृषि संबंधी सुधार, ये टॉपिक हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब के लिए बाय बाय, शुक्रिया एंड तक बने रहने के लिए।